के लगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में बिहार में बिहार शिक्षक की भर्ती आई हुई है, जिसमें करीब 1,70,000 पद है, जिसमें प्राइमरी शिक्षक के भी पद बहुत ज़्यादा हैं, करीब 80-80 हज़ार हैं। तो हम जानते हैं कि 2 पेपर उसमें होने हैं। पहला पेपर हमारा लैंग्वेज का होगा, दूसरा पेपर हमारा जनरल स्टडीज़ का होगा, और जनरल स्टडीज़ में मैथ्स भी है। तो मैथ्स हम पढ़ाएंगे, मतलब मैं पढ़ाऊँगा, और मैथ्स में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ्स से, और एडवांस मैथ में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी ढेर सारे सब टॉपिक है, जैसे लाइन एंड एंगल है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, आपका सर्कल है। पर हम पहले स्टार्ट करेंगे लाइन एंड एंगल से, यानी रेखा एवं कोण से। तो आइए देखते हैं क्या है रेखा एवं कोण। रेखा समझने से पहले हम समझेंगे पॉइंट क्या है, व्हाट इज पॉइंट, यानी बिंदु क्या है। बिंदु एक छोटा सर्कल है जिसकी रेडियस 0 होती है। अगर रेडियस 0 है तो इसकी कोई एरिया नहीं होती, और इसे हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, बिंदु शून्य त्रिज्या का एक वृत्त है, यानी कि इसकी रेडियस 0 है और इसका कोई एरिया नहीं होता, और इसे हम आगे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे देखिए, अगर हम ये सर्कल बनाएं, इसको हम यहाँ से काट कर डिवाइड कर सकते हैं। ये ट्राइंगल बनाएं तो इसको हम यहाँ से काट कर डिवाइड कर सकते हैं। पर ये जो पॉइंट हमारा है, इसको हम और छोटा नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब हम समझते हैं बिंदु के प्रकार। बिंदु के प्रकार समझने से पहले हम समझते हैं लाइन क्या है, क्योंकि जब लाइन हम रेखा समझेंगे, हम पढ़ेंगे बिंदु के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। पर टाइप्स ऑफ पॉइंट्स पढ़ने से पहले हम समझते हैं पहले लाइन, क्योंकि रेखा क्या है। रेखा समझ लेंगे तभी हमें ये टाइप्स ऑफ पॉइंट्स समझना है। तो पहले हम समझते हैं रेखा क्या है। रेखा देखिए, रेखा क्या है। रेखा अनंत संख्याओं में बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और इसमें केवल लंबाई होती है। यानी कि जो हमारी रेखा है, मान लीजिए कोई हमारी रेखा है सीधी, ये हमारी कोई रेखा AB है, ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे देखिए, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये छोटे छोटे देखेंगे बिंदु होते हैं जो अनंत संख्या में होते हैं, और इसे हम दोनों दिशाओं में एक्सटेंड करा सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं अनंत की तरफ। दोनों दिशाओं में इसे अनंत की ओर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसे हम प्लस इन्फिनिटी तक भी बढ़ा सकते हैं, इसे माइनस इन्फिनिटी तक हम बढ़ा सकते हैं। ये जो एरो का साइन शो करता है, ये शो करता है कि हमारी जो रेखा है वो लिमिटलेस है, यानी कि इसका कोई और न छोर है। ये भी यहाँ भी एरो है, इसका मतलब यही है कि हमारी रेखा लिमिटलेस है, यानी कि हम इसे इस दिशा में भी अनंत की तरफ बढ़ा सकते हैं और इसको हम इस दिशा में भी अनंत की तरफ बढ़ा सकते हैं। इसमें केवल लंबाई होती है, जैसा कि लिखा हुआ है, इसमें केवल लंबाई होती है। अब हमने रेखा समझ लिया, तब हम समझते हैं अब टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉइंट में हमारा पहला टाइप है संरेख बिंदु, यानी कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है कोलिनियर पॉइंट्स? जब 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित हो तो वो सारे पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होते हैं, यानी संरेख होते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कोई हम रेखा लेते हैं AB, ठीक, इस पे कोई पॉइंट मान लीजिए C है, इस पे कोई पॉइंट D है, इस पे कोई पॉइंट E है। तो देखिए जो CDE होंगे, क्योंकि देखिए एक ही रेखा पे उपस्थित है यानी प्रेजेंट है, तो ये जो है पॉइंट CDE यानी कि बिंदु जो CDE है, ये एक ही रेखा पे उपस्थित है, इसलिए ये संरेख बिंदु कहलाएंगे। संरेख बिंदु कहलाएंगे। असंरेख, अब हमारा दूसरा टाइप है असंरेख बिंदु। जब वही सेम इसका अपोजिट
जब 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु एक रेखा पर उपस्थित न होकर अलग अलग रेखा मतलब कि अलग अलग जगह या अलग अलग रेखा पर उपस्थित हो तो अब पॉइंट्स आपस में असंरेख होते हैं, यानी नॉन कोलिनियर होते हैं। जैसे एक और हम लाइन खींचते हैं। एक और लाइन हम खींचते हैं जिसमें मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, मान लीजिए ए भी एक रेखा हम खींचते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, इस ए बी पे कोई रेखा उपस्थित इस ए बी रेखा पर कोई पॉइंट सी उपस्थित है और इधर कोई पॉइंट डी है, इधर कोई पॉइंट ई है। तो देखिए ये जो सभी पॉइंट है सी डी ई कहीं एक जगह किसी एक रेखा पर उपस्थित नहीं है बल्कि अलग अलग जगह उपस्थित है। तो ये जो हमारे सारे पॉइंट हुए जो सी डी ई है ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो हमारे जो पॉइंट सी डी और जो ई है ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हुए। नॉन कोलिनियर यानी असंरेख। पॉइंट्स यानी असंरेख। असंरेख असंरेख बिंदु हो गए। तो ये हमने टाइप्स ऑफ पॉइंट्स पढ़ लिए। पर आपने गौर किया होगा मैंने यहाँ 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु बार बार क्यों मैं ले रहा था, क्यों मैं कह रहा था कि 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु जब एक रेखा पर उपस्थित होंगे, जब एक रेखा पर उपस्थित नहीं होंगे। 2 क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि 2 बिंदु, क्योंकि एक रेखा को बनने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की ही रिक्वायरमेंट होती है, यानी आवश्यकता होती है। तो 2 बिंदु तो रहेंगे उस रेखा पर प्रेजेंट, इसलिए हम यहाँ 3 या 3 से ज़्यादा बिंदुओं का मतलब नाम लेते हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। अब हम बढ़ते हैं, रेखा हो गया। अब रेखा के प्रकार पढ़ते हैं, यानी लाइन के प्रकार। रेखा के प्रकार देखिए, एक हमारा पहला टाइप है सीधी रेखा, एक हमारा पहला टाइप है वक्र रेखा, फिर एक हमारा टाइप है रेखाखंड। तो देखिए क्या है, जैसा कि सीधी रेखा आप देख कर समझ रहे होंगे कि जो भी रेखा सीधी होगी, जो किसी पॉइंट पे अपनी दिशा चेंज नहीं करती है, किसी भी बिंदु पे अपनी दिशा चेंज नहीं करती है, वो रेखा होती है सीधी रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन। जैसे देखिए ये मान लीजिए कोई रेखा ए बी है, ये देखिए ये किसी पॉइंट पे अपनी दिशा चेंज नहीं की, तो ये हो गई हमारी सीधी रेखा। सीधी रेखा। अब हमारी मान लीजिए कोई दूसरी रेखा है, देखिए वक्र रेखा क्या है, यानी कर्व लाइन क्या है, जैसा देख रहे हो घुमावदार रेखा। जो रेखा किसी न किसी पॉइंट पे अपनी दिशा चेंज कर दे वो रेखा हमारी कर्व लाइन या वक्र रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए देखिए कोई हम रेखा बना रहे हैं, देखिए ये किसी न किसी पॉइंट पे अपनी दिशाएं चेंज कर रही है। देखिए इस पॉइंट पे दिशा चेंज हो रही है, इस पॉइंट पे दिशा चेंज हो रही है, इस पॉइंट पे दिशा चेंज हो रही है। तो ये जो हमारी रेखा है ये हमारी वक्र रेखा कहलाई, यानी कर्व लाइन, वक्र रेखा। अब हमारा तीसरा टाइप है रेखाखंड, यानी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, जैसे रेखाखंड यानी रेखा का खंड। जो हमारा रेखाखंड है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है, बस इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। जैसे रेखा हमारी अनिश्चित होती है, उसमें कोई और छोर नहीं होता, कोई अंत बिंदु नहीं होते, पर हमारे रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। जैसे देखिए ये कोई लाइन अगर हम ए बी लेते हैं, ए बी मान लीजिए इस पे कोई पॉइंट सी है, इस पे कोई पॉइंट डी है, यानी सी है डी है। मान लीजिए इस लाइन से ए बी लाइन से हम अगर हम सी डी काट कर यहाँ अगर लिख दें, यहाँ अगर हम बना दें, तो देखिए ये सी डी बनता है। देखिए ये हमारी हो गई रेखाखंड, क्योंकि देखिए इसके 2 अंत बिंदु, देखिए सी से शुरू हो रहा है, डी पे खत्म हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है, सी पे खत्म हो रहा है। तो देखिए
ये लिमिट है, ये लिमिट में है, ये लिमिटलेस नहीं है, इसका अंत निश्चित है। तो ये हो गया हमारा रेखाखंड। जनरली हम मैथ्स के क्वेश्चन करते हुए रेखाखंड को ही रेखा रेखा बोल लेते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही है और आपको भी इससे ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अदर टाइप्स ऑफ लाइन हम पढ़ते हैं, रेखा के अन्य प्रकार कुछ हम देखते हैं। देखिए पहला प्रकार है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण भी बोल सकते हैं रेखा के, लाइन के। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसा कि आप समझ रहे हैं, जब दो या दो से ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो वो रेखाएं इंटरसेक्टिंग होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं, यानी प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। ये कोई एक रेखा हो गई, ये कोई दूसरी रेखा, ये कोई तीसरी रेखा। जैसे देखिए ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, कहीं इस पॉइंट पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इस पॉइंट पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये जो रेखाएं हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, यानी प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाएंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब हमारा नेक्स्ट क्या टाइप है, संगामी रेखाएं यानी कॉन्करेंट लाइंस। संगामी क्या है, जब दो या दो से ज्यादा रेखाएं एक ही बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो सभी रेखाएं आपस में संगामी होती हैं, यानी उन रेखाओं को हम संगामी रेखाएं बोलते हैं। जैसे समझिए, फिर एक कोई रेखा खींचते हैं, फिर कोई दूसरी रेखा, फिर कोई तीसरी रेखा। जैसा कि देख रहे हैं ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही पॉइंट यानी एक ही पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहीं अलग अलग पॉइंट में नहीं। जैसे कि पिछले सेक्शन हमने देखा कि वो जो रेखाएं थी अलग अलग पॉइंट पे आपस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, पर ये देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट पे। तो ये जो रेखाएं होंगी ये हमारी हो गई संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो है तीसरा पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। देखिए जब दो रेखाएं एक ही तल में उपस्थित हो और उन्हें अनंत तक भी बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करे, यानी कि किसी पॉइंट पर एक दूसरे को न काटे, अनंत तक भी बढ़ा दिया जाए तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं होती है। और समांतर रेखाओं की एक और विशेषता है कि उनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है प्रत्येक पॉइंट पे या प्रत्येक जगह बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई हम एक रेखा लेते हैं AB, ये कोई रेखा हम लेते हैं CD। देखिए इन्हें अगर आप अनंत तक भी बढ़ा दें AB और CD को तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी और इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है हर जगह बराबर होगी। जैसे यहाँ से अगर हम दूरी खींच दें, यहाँ से दूरी खींच दें, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी बराबर होगी। तो ये रेखा हो गई हमारी समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। ये हो गई हमारी समांतर रेखाएं, समांतर समांतर रेखाएं। नेक्स्ट हमारा टाइप है लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइंस। जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो वो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, यानी वो रेखाएं को, उन रेखाओं को हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, ये एक दूसरी रेखा, देखिए एक दूसरे को ये 90 डिग्री एंगल पे काट रही हैं, तो ये रेखाएं हो गई हमारी लंबवत रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस यानी लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं। अब अपना अगला टाइप देखते हैं तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो या दो से ज्यादा रेखाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है अलग अलग पॉइंट पे, तो वो रेखा जो प्रतिच्छेदित कर रही है बाकी रेखाओं के लिए तिर्यक रेखा कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये कोई दो रेखा है AB
CD, और कोई तीसरी रेखा इन दोनों रेखाओं को अलग अलग पॉइंट पे प्रतिच्छेदित कर रही है, M पे और N पे काट रही है, यानी प्रतिच्छेदित कर रही है। तो ये जो रेखा हमारी मान लीजिए ये होगी EF, तो जो हमारी EF रेखा हो गई ये हमारी तिर्यक रेखा हो गई, EF तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। EB और CD के लिए EF तिर्यक रेखा हो गई। अब हम देखिए एक नोट पॉइंट है, देखिए एक बिंदु से होते हुए अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, और दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे देखिए अगर ये एक बिंदु है, ये कोई एक बिंदु है मान लीजिए, इसे देखिए अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींचते चले जाएंगे, अनंत रेखाएं खींच जाएंगी। पर जब हम दो पॉइंट की बात करते हैं, जैसे देखिए ये दो पॉइंट है, तो इससे केवल हम एक ही रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। तो यहाँ हमारा रेखा खत्म हुआ। अब हम आते हैं एंगल यानी कोण पे। देखिए ये देखिए एंगल कोण। कोण क्या, जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से उत्पन्न होती हैं तो उनके बीच एक कोण बनता है। थोड़ा सा यहाँ इस पे यहाँ राइटिंग थोड़ा करेक्ट करिएगा, उत्पन्न शब्द उत्पन्न। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से उत्पन्न होती हैं तो उनके बीच एक कोण बनता है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट है एक बिंदु से, ये एक रेखा, जब एक ही पॉइंट से दो रेखाएं ओरिजिनेट होती हैं तो उनके बीच में एंगल फॉर्म होता है। देखिए मान लीजिए O, A और ये B। देखिए एक पॉइंट हमारा O है, उससे दो रेखाएं OA और OB ओरिजिनेट हो रही है, यानी पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है, तो उनके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। जैसे देखिए ये हमारा जो होगा यही हमारा एंगल कहलाएगा, यानी कोण कहलाएगा। कोण में हमेशा दो भुजाएं होती हैं, OA को हम भुजा बोलेंगे और एक शीर्ष होता है तो O को हम शीर्ष बोलेंगे, शीर्ष यानी वर्टेक्स, वर्टेक्स, और भुजा को हम बोलेंगे आर्म। तो दो भुजाएं होती हैं कोण बनने के लिए और एक शीर्ष होता है यानी वर्टेक्स। और एंगल को हमेशा हम इस चिन्ह से दिखाते हैं, एंगल को हमेशा हम इस चिन्ह से निरूपित करते हैं। शॉर्ट में इस चिन्ह से हम एंगल को निरूपित करते हैं। ये हो गया हमारा एंगल। अब पढ़ते हैं हम एंगल के प्रकार। टाइप्स ऑफ एंगल। पहला हमारा न्यून कोण है, यानी एक्यूट एंगल। क्या है एक्यूट एंगल? वह एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा वह एंगल एक्यूट एंगल होगा। जैसे मान लीजिए कोई दो रेखाओं के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए ये x है, x डिग्री का एक एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर ये x जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो जो x होगा हमारा ये होगा न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, न्यून कोण। अब हमारा नेक्स्ट टाइप देखते हैं, समकोण यानी राइट एंगल। जब कोई एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो तो वह एंगल समकोण कहलाता है यानी राइट एंगल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई दो रेखा है, इनके बीच का एंगल मान लीजिए y है। अगर ये y जो है 90 डिग्री के इक्वल होगा तो हमारा y जो होगा वो होगा राइट एंगल। राइट एंगल।
अब पढ़ते हैं हम ऑब्टूस एंगल यानी अधिक कोण। मान लीजिए कोई दो लाइन है, इनके बीच एक एंगल फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए जेड है। अगर ये जेड 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा तो एंगल हमारा ऑब्टूस एंगल यानी अधिक कोण होगा। जैसे अगर ये जेड है, ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो ये जो जेड होगा हमारा ये अधिक कोण होगा। अधिक कोण होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो है स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण। मान लीजिए दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमारा जो पॉइंट O है ये वर्टेक्स है, यानी शीर्ष है। ये हमारा पॉइंट भुजा यानी शीर्ष, वर्टेक्स मतलब शीर्ष बिंदु, ये R। तो इनके बीच जो एंगल फॉर्म होगा, जब दो रेखाएं अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कराया गया तो उनके बीच एक एंगल फॉर्म होता है। अगर वो एंगल मान लीजिए ये हम A देते हैं, अगर ये मान लीजिए ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री के इक्वल होगा तो हमारा A जो होगा वो रिजु कोण होगा। ये जो होगा रिजु कोण होगा, रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल होगा। देखिए जनरली हम मैथ क्वेश्चन करते हुए ये देखते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं एक रेखा बना कोण 180 होता है, एक रेखा बना कोण 180 होता है। हम वहाँ एक रेखा बना कोण 180 होता नहीं, उसे हम एज्यूम करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई एक रेखा है हमने ड्रॉ कर दी, इसको लोग बोलेंगे कि एक रेखा बना कोण 180 होता है, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं। मान लीजिए ये शीर्ष बिंदु कोई है और इससे दो रेखाएं विपरीत दिशाओं में एक्सटेंड हो रही हैं, तो ये हम एज्यूम करके 180 बोलते हैं कि एक रेखा बना 180 होता है, तो उसको हम एज्यूम करते हैं। तो ये हो गया हमारा रिजु कोण। अब हम आगे बढ़ते हैं, बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। जो एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा, यानी 360 डिग्री से छोटा होगा, 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो एंगल हमारा बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल होगा। मान लीजिए कोई एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है M। अगर M जो है बड़ा होगा 180 डिग्री से और छोटा होगा 360 डिग्री से, 360 डिग्री से, तो M जो होगा हमारा वो होगा बृहद कोण। इसे हम प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं, बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। आइए हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कोणों के युग्म, कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसमें हमारा पहला टाइप है आसन्न कोण। इसमें हमारा पहला टाइप है आसन्न कोण। देखिए क्या होता है आसन्न कोण? कोई दो कोण, जैसा कि हमने चर्चा किया पेयर्स ऑफ एंगल्स यानी कोणों के जोड़ों के बारे में, मतलब कि यहाँ पे जो कोण होंगे वो जोड़ों के रूप में होंगे, तो हमारा उसमें एक आसन्न कोण है, एक टाइप। तो देखिए क्या आसन्न कोण, जब देखिए क्या लिखा हुआ, दो कोण आसन्न कहे जाते हैं यदि उनके शीर्ष समान हो, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, गैर उभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। जैसे समझिए देखिए
मान लीजिए हम नाम इस एंगल को एक नाम दे दें, इस एंगल को हम 2 नाम दे दें। तो देखिए जो एंगल 1 और 2 है हमारे आसन कोण है। क्यों आसन कोण? देखिए जैसा कि लिखा हुआ उनके शीर्ष समान। देखिए एक शीर्ष जो O है वो समान है, ये शीर्ष है, देखिए ये समान है। उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, देखिए ये एक भुजा उभयनिष्ठ हो रही है, देखिए ये एक भुजा उभयनिष्ठ हो रही है, वो भी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। और देखिए गैर उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर है। देखिए ये दोनों गैर उभयनिष्ठ भुजा हैं, ये दोनों भुजाओं के, ये उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर है। देखिए ये गैर उभयनिष्ठ भुजा होगी, गैर उभयनिष्ठ भुजा। यहाँ भी गैर उभयनिष्ठ भुजा है, गैर उभयनिष्ठ भुजा। देखिए एंगल AOB यानी एंगल एक, एंगल AOB और एंगल BOC ये एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण होंगे। आसन कोण होंगे। आइए हमने पढ़ लिया आसन कोण। अब हम समझते हैं, हाँ एक और बात, ये जैसे हमने आसन कोण बनाया, दोनों आसन कोणों का योग, जो हमारे जो कोण आपस में जो आसन होंगे उनका योग गैर उभयनिष्ठ भुजाओं के बने योग के गैर उभयनिष्ठ भुजाओं के बने कोण के बराबर होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर से सुनिए। दोनों आसन कोणों का योग गैर उभयनिष्ठ भुजा के बीच बने कोण के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक आसन कोण है AOB प्लस एक आसन कोण है हमारा BOC, ये बराबर होगा जो दो गैर उभयनिष्ठ भुजाएं हैं एंगल AOC, इनके बीच बने एंगल के बराबर होगा AOC। देखिए ये हमारी दोनों आसन कोण हो गए और ये गैर उभयनिष्ठ भुजाओं के बने बीच का ये एंगल है हमारा एंगल AOC। तो ये पॉइंट आपको याद करने की जरूरत है। अब हम पढ़ते हैं पूरक कोण। हमारा दूसरा पेयर ऑफ एंगल है पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अतीश जी तो आइए हम एक और टाइप पे बढ़ते हैं, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? जब दो आसन कोण या दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वे कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं यानी एक दूसरे के लिए पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए जैसा कि देखिए ये एक एंगल है हमारा AOB, एक दूसरा एंगल है हमारा BOC। मान लीजिए एक एंगल ये हमारा X है और ये Y है। अगर X और Y का योग 90 डिग्री के इक्वल हो जाए यानी हमारा एंगल जो है ये X है और ये Y है। अगर X और Y का योग 90 डिग्री हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं यानी पूरक कोण हो जाते हैं। X प्लस Y अगर 90 डिग्री है यदि, तो X और Y X और Y
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए पूरक कोण हो जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्जाम में, मान लीजिए 30 डिग्री आपको दे दिया और बोला गया कि इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण बताइए, तो 30 + 60 यानी 90 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री हमारा जो हो गया, यानी 60 डिग्री जो हो गया 30 डिग्री का 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे देखिए x + y यानी कि देखिए एंगल AOB प्लस एंगल AOC, अरे BOC, एंगल BOC, ये हो गया एंगल किसके बराबर, AOC के, AOC के। तो एंगल AOB हमारा x है, एंगल OB हमारा y है, और ये हो गया हमारा AOC जो है 90 डिग्री है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। अब हमने नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल पे चलते हैं, संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वे दोनों कोण एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के लिए संपूरक कोण हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये O है, ये A, ये B और ये C, यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ दोनों रेखाओं के बीच, यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ दोनों रेखाओं के बीच, और ये टोटल एंगल बना। हम जानते हैं एक रेखा बना कोण 180 होता है, हमने पढ़ा, यानी कि हमने अज्यूम किया दो रेखाओं के बीच में जो विपरीत दिशाओं में उनके बीच 180 डिग्री का एक एंगल बनता है। तो ये हो गया 180 डिग्री। अब मान लीजिए ये हमारा एंगल ये 1 है, ये एंगल हमारा 2 है, तो एंगल ये एंगल COB प्लस एंगल COA, एंगल हमारा ये बनता है AOC, AOC। तो एंगल हमारा COB कितना है 1 है, एंगल COA कितना है, ये हमारा 2 है, और एंगल AOC कितना है हमारा 180 है। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया 180 डिग्री, यानी हमारा एंगल 1 और 2 जो होंगे ये हमारे संपूरक कोण होंगे, संपूरक कोण। इसके भी क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई एंगल दे दिया है 120, अब बोला गया कि 120 का सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण कितना होगा, तो आप तुरंत अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका योग 180 होता है। तो यहाँ 120 है, तो 120 में अगर हम 60 जोड़ते हैं तो 180 हो जाएगा, यानी कि जो 60 डिग्री हो गया वो 120 का सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टाइप शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब काटती हैं, तो उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो वो जो आमने सामने कोण बराबर हो गए वो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। मान लीजिए कोई रेखा, ये कोई दूसरी रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये एक एंगल फॉर्म हुआ, इधर एक एंगल फॉर्म हुआ, तो आमने सामने कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये जो आमने सामने कोण जो बराबर होंगे ये एंगल हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, जो बराबर होंगे। जैसे देखा कि मान लीजिए कोई पॉइंट O पे प्रतिच्छेदित कर रही है दोनों रेखाएं, ये A है, ये B, ये C, ये D, तो एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के। इसी प्रकार एंगल AOC वो बराबर होगा एंगल BOD के। तो ये जो है हमारे दोनों एंगल हो गए, ये एंगल ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। इधर भी हो गया शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल की तरफ, जो हमारा संगत कोण है। क्या संगत कोण? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो वहां पे संगत कोण बनता है। संगत कोण के जोड़े बनते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई दो समांतर रेखा है, ये AB, ये CD, इन्हें एक तिर्यक रेखा अलग अलग पॉइंट पे प्रतिच्छेदित कर रही है। जैसे देखिए यहाँ M पे और यहाँ N पे, तो देखिए एक एंगल बनने, कुछ एंगल्स फॉर्म होंगे। यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे भी फॉर्म होगा, यहाँ पे भी फॉर्म होगा, यहाँ भी फॉर्म होगा और यहाँ भी फॉर्म होगा। मान लीजिए एंगल 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो हमारा जो एंगल 1 और 5 है ये करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण हो जाएंगे। ये जो संगत कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए, ये एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो है एंगल 7 के बराबर होगा। तो ये हो गए हमारे संगत कोण। ये जितने भी कोण हमारे हैं संगत कोण हो गए। संगत कोण का मतलब जोड़े हैं, संगत कोण। संगत कोण मतलब कि एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के ही संगत होगा। ऐसा ना सोचे कि एंगल 1 जो है एंगल 6 का संगत कर दिए, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल 1 के बराबर है एंगल 5, तो एंगल 1 और जो 5 है ये होंगे संगत कोण, यानी कि ये संगत कोण के जोड़े हो गए, संगत कोण। इसी प्रकार हमारा है एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है अल्टरनेट एंगल। और देखिए, ये कोई फिर से दो समांतर रेखाएं, इनमें एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। तो फिर से यहाँ एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो ये एंगल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ भी एंगल फॉर्म होगा। ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब यहाँ पे देखिए, एक हम पढ़ रहे थे अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल में भी टाइप है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर आंतरिक कोण। तो जैसे देखिए एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 जो है एंगल 6 के एकांतर होगा, यानी कि एकांतर आंतरिक कोण है। और एंगल जो 4 होगा वो एंगल 5 के एकांतर होगा, यानी कि एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल 3 एंगल 6 के बराबर हो गया, एंगल 4 और एंगल 5 बराबर हो गया। ये एकांतर कोण है, पर ये एकांतर कोण में भी पहला टाइप एकांतर आंतरिक कोण है। क्योंकि देखिए ये दोनों रेखाओं के अंदर बन रहा है, ये जो चारों कोण है ये दोनों रेखाओं के अंदर बन रहे हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं आंतरिक कोण। यानी कि 3 और 6 जो हो गए एकांतर आंतरिक कोण हो गए। ये हो गए हमारे एकांतर आंतरिक कोण, एकांतर आंतरिक कोण। अब हमारा दूसरा टाइप है एकांतर बाह्य कोण। देखिए एकांतर बाह्य कोण कौन है? दोनों रेखाओं के बाहर तो बाह्य हो गए। तो देखिए ये दोनों रेखाएं जो हैं, मान लीजिए ये AB नाम दे दिया और ये CD,
देखिए ए बी और सी डी के बाहर कोड फॉर्म हो रहे हैं, एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे 7, 8, 1, 2, तो ये हमारे बाह्य कोड हो गए। पर एंगल 1 और एंगल 7 ये हो गया हमारा एकांतर बाह्य कोण। एंगल 1 ये हमारा दूसरा टाइप है, ये पहला टाइप हमारा एकांतर आंतरिक कोण, दूसरा टाइप हमारा एकांतर बाह्य कोण, जो नेक्स्ट पेज पे है पीडीएफ के। एंगल 1 बराबर एंगल 7 ये हो गया एकांतर बाह्य कोण, और हो गया एंगल 2 एंगल 8। एंगल 2 जो है एंगल 8 के बराबर हो गया। तो ये हो गया हमारे एकांतर बाह्य कोण, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 एंगल 7 एंगल 2 और एंगल 8। देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 7 के, एंगल 2 बराबर एंगल 8 के। तो ये हो गए हमारे एकांतर बाह्य कोण। और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि देखिए एग्जाम में कैसे बनते हैं। मान लीजिए ये एंगल 160 दे दिया और बोला कि ये 60 डिग्री का, अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल 5 है वो कितने का होगा। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 5 संगत कोण से बराबर है। तो ये अगर ये 60 है, मान लीजिए एंगल 1 एग्जाम में दिया 60 डिग्री, तो एंगल 5 भी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। मान 60 डिग्री ना मान के इसको मान लीजिए 120 दिया हुआ है, तो आप इसको भी 120 बना दीजिए अगर एंगल 5 पूछें। और मान लीजिए दे दिया एंगल 1 120 है, तो एंगल 7 कितना होगा। तो एंगल 7 भी 120 होगा। ये हमारे अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 7। तो देखते हैं अब क्या है आगे पढ़ने को। एकांतर बाह्य कोण ये मैंने बता दिया। और एक चीज़ आपको और बताना है, मान लीजिए ये दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। तो देखिए ये दोनों रेखाओं के बाहर कोण बन रहा है, ये दोनों रेखाओं के अंदर, ये भी दोनों रेखाओं के अंदर, ये भी दोनों रेखाओं के बाहर। तो मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8। अगर पूछा जाए बाह्य कोण कौन कौन से हैं, तो जो दोनों रेखाओं के बाहर बने हो बाह्य कोण, जैसे 1, 2, 7, 8 ये हमारे बाह्य कोण हो गए। अगर पूछे कि आंतरिक कोण कौन कौन से हैं, तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आंतरिक कोण हो गए। पर ये बराबर नहीं होंगे आपस में, ऐसा ना हो कि एंगल 1, 2 बराबर कर दीजिए ना। एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 या सॉरी एंगल 7 और एंगल 8 ये हमारे हो गए बाह्य कोण। बाह्य कोण एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 ये हमारे हो गए आंतरिक कोण। ये चारों हमारे हो गए आंतरिक कोण, और ये चारों हो गए हमारे बाह्य कोण, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। यहाँ पे हमारा लाइन एंड एंगल का टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ट्रायंगल पे, यानी त्रिभुज पे।